सर पहले आप अपना परिचय दे दो। हाँ जी। मैं पाकिस्तान से हूँ। नाम जी मेरा सर। अभी फिलहाल तो मैं एजे ही बता रहा हूँ। मैं हम्म। पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ। और जी। जी। और बाकी आप जो पूछेंगे फिर मैं आहिस्ता फिर आपके हिस्ट्री में बताता चलूँगा। हम्म। अच्छा सर, जैसे कि ये वीडियो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा तो हमारा पहला ही है। तो सबसे जी। पहले तो मैं भी खुद को एग्नोस्टिक ही क्लेम करता हूँ। तो मैं आपके नजरिए में सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, एग्नोस्टिज्म होता क्या है? क्या परिभाषा है, तारीफ क्या है एग्नोस्टिज्म की? मोटे तौर पर, ज्यादा निटी ग्रिटी में हम नहीं जाएंगे, बस सतही तौर पर मोटे तौर पर बता जी जी जी। अच्छा, एग्नोस्टिज्म जो है, एग्नोस्टिक उसको कहते हैं जो ऐसा कोई दावा नहीं करता कि गॉड है या गॉड नहीं है। यानी उनकी एक मिडिल पोजीशन होती है। ना वो ये कहते हैं कि गॉड बिल्कुल है, हम उसमें यकीन रखते हैं, और ना ही वो ये कहते हैं कि गॉड नहीं होता, यानी खुदा, भगवान, ईश्वर नहीं होता। वो इस तरह का कोई दावा नहीं करते, वो एक मिडिल पोजीशन इख्तियार करते हैं। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि वो एक सेफ साइड है, एक लॉजिकल पोजीशन है, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते, वी डोंट नो। तो एग्नोस्टिक वो बंदा होता है जो कि इस तरह का कोई दावा नहीं करता। वो कहता है कि खुदा हो भी सकता है, भगवान हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, हमें इस बारे में इल्म नहीं है। तो दो। बेसिकली अच्छा तो अच्छा। एग्नोस्टिक उस बंदे को कहते हैं। हम्म। तो जहाँ तक मैं हूँ, जो एग्नोस्टिक लोग हैं मतलब अपन लोग हैं, तो हम ज्यादातर किसी पूजा पाठ या इबादत में भाग नहीं लेते, जो रिलीजन बताते हैं उस तरह से, सही है ना? जी और हम बिलीव करते हैं कि कहीं कोई शक्ति है जो हमारी मदद कर सकती है, हमें गाइडेंस दे सकती है, लेकिन कम से कम वो रिलीजन वाला गॉड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो सर देखो, मैंने सब जो इस स्ट्रीम का जो मेन टॉपिक था, ये मेरा यही था कि क्या एक्स ये जो एथियस्ट हैं ये भी क्या एक्सट्रीमिस्ट बन सकते हैं? जैसे कि अभी कल की बात लेते हैं, मैं गालिब साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, और बेशक वो ज्ञान का समुंदर है, बहुत ज्ञान है उनके पास, और बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ उनके वीडियोस के जरिए। लेकिन कल क्रिसमस था, और क्रिसमस के दिन आप वर्जिन मैरी और बिना बाप के बच्चे के ऊपर डिबेट करें, शो करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया? मैंने सबसे पहले तो मैं ज़रा स्ट्रीम कम ही देखता हूँ। मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ। जहाँ तक हम्म। गालिब कमाल साहब का ताल्लुक है, तो मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं। वैसे तो मुझे बड़े हम्म। लॉजिकल बंदे लगते हैं, और जैसे आपने कहा उनके पास काफ़ी नॉलेज है, इल्म है उनके पास। लेकिन कल वाली स्ट्रीम मैंने देखी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल रखा है, आपने जो आप देख कर आ रहे हो, तो आप मुझे बता रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है। ये सब में प्रॉब्लम पाया जाता है कि हम जो है एक सेफ, एक न्यूट्रल पोजीशन अक्सर नहीं ले पाते, क्योंकि एक इंसान है, इंसान की ह्यूमन नेचर होती है, हम सोशल बीइंग्स हैं। कभी कभार हम इमोशंस में आगे निकल जाते हैं। तो जहाँ पे हमें नहीं बोलना होता, हम वहाँ भी बोल देते हैं। और या तो ये तो सोशल मीडिया की दुनिया है, यूट्यूब की। यहाँ तो हर कोई चाहता है कि हमारी ऐसी वीडियो बने, ऐसी कोई स्ट्रीम हो जहाँ पे लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें। तो एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई अटेंशन सीकिंग वाली बात हो गई, लेकिन इस तरह की बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुछ लोग कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो शायद क्रिसमस के हवाले से मैं नहीं समझता ये ज़रूरत थी इस बात की, क्योंकि आप रिलीजन को रह के, आप जो किताब में लिखा है, जो स्क्रिप्चर्स में, जो मजहब धर्म की जो बेसिक चीज़ें हैं, आप उन पे बात कर सकते हो। लेकिन क्रिसमस, जहाँ तक बात है, वो एक सोशल इवेंट बन चुका है पूरी दुनिया में। कोई उसे मजहबी त्यौहार नहीं समझता। हालांकि मैं खुद मानता हूँ कि उसका, उसके जो रूट्स हैं वो इतना डीपली तो मैं नहीं कहता कि मैंने कोई स्टडी किया है। लेकिन 25 दिसंबर यही क्या कहा जाता है कि वो जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ है। तो उस हवाले से शायद ये शुरू हुआ होगा, लेकिन अब उसको एज अ सेलिब्रेशन लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं एग्नोस्टिक होके भी, मैं यहाँ पर, मेरी क्योंकि है तो मेरा मुस्लिम बैकग्राउंड, तो यहाँ पे ईद के त्यौहार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हम उनमें ज्वाइन करते हैं और फैमिली के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो शायद आपकी बात ठीक है, मैंने अभी वो स्ट्रीम देखी नहीं, तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। देखो, दो बातें होती है। एक तो ये होता कि गालिब साहब किसी दूसरे टॉपिक या रिलीजन के किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते, और उस स्ट्रीम के दौरान उनके मुंह से ये बातें निकलती और कुछ टिप्पणियां वो कर देते वर्जिन मैरी और क्राइस्ट के ऊपर, तो ठीक था। लेकिन उन्होंने तो स्ट्रीम का टाइटल ही यही रखा हुआ था, मतलब पूरी तरह से इंस्टेंट, मतलब जानबूझकर
उन्होंने टाइटल यही रखा हुआ है, वर्जिन मैरी और बिना बाप के बच्चे वाला। तो मैंने ये जो नॉर्मल जो धर्म फॉलो करते हैं उसको छोड़कर एग्नोस्टिक बनने का फैसला लिया था, या फैसला लेने को प्रेरित हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि मैं दूसरों को बर्दाश्त कर सकूं। तो फिर अगर हम एग्नोस्टिक और एथियस्ट बनकर भी दूसरों के सेलिब्रेशन या दूसरों के इन अनहार्मफुल चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके उसी दिन उनको महफिल लगाए उनके विरोध बोलने के लिए, तो मेरी नजर में ये एक्सट्रीम की श्रेणी में आता है। जज्बात के दौरान वो बोल दे तो वो एक्सेप्टेबल था, क्योंकि वो फिर ये होता कि भाई उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, उसमें उनकी क्या गलती है। लेकिन यहाँ पर सवाल जवाब और जज्बात की बात नहीं थी। जानबूझकर ये कल उन्होंने रखा है टाइटल कि ये बिना माँ का बच्चा, वर्जिन मैरी और ये। तो मैंने उस स्ट्रीम को देखा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए क्लिक किया था कि बात यही हो रही है या नहीं, तो यही बात हो रही थी। बाकी मैंने टाइटल देखा था, और टाइटल देखने के बाद मेरा मूड खराब हो गया था, तो मुझे देखने की इच्छा भी नहीं की। तो मैं इसको जज्बात वाला बेनिफिट तो सर नहीं दे सकते ना, क्योंकि टाइटल रखा हुआ था। तो आप अगर क्या हमारे जो नए जो बंदे आ रहे हैं, एथियस्ट बन रहे हैं और एग्नोस्टिक बन रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे कि हमें किस हद तक बर्दाश्त करना चाहिए फेस्टिवल्स को और दूसरे रिलीजन रिचुअल्स को? देखें यादव साहब, जो नए नए अभी नई जनरेशन आ रही है, हम भी यंग हैं और बाकी हमसे भी काफ़ी लोग हमने देखे हैं हमारे आसपास। मैं खुद पाकिस्तान में होकर भी मैं काफ़ी लोग देखता हूँ अब यंग जनरेशन में जो हैं वो एग्नोस्टिक बन रहे हैं और वो एथियस्ट होते हैं। उनमें ज़रा ये इस तरफ रुझान जा रहा है, क्योंकि अभी एक नया दौर चल रहा है, साइंस का दौर है, लोग समझते हैं, देखते हैं। उसके बाद फिर मुल्क के हालात देख लें, दुनिया के हालात देख लें। एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है, फार राइट जो है, वो पूरी दुनिया में ही उसका भी थोड़ा बढ़ावा आ रहा है, कोई भी आप कंट्री ले लें। तो लोग उस तरफ तो जा रहे हैं कि वो ज़रा रिलीजन से हट के वो चाहते हैं हम मॉडरेट हो जाएं। तो उनसे तो मैं तो यही कहूंगा कि पहला उनके लिए तो एक फेज आता है, पहले बंदा जरा ज्यादा जज्बाती होता है। जो यंग लोग होते हैं वो जरा जज्बाती होते हैं, वो फिर सब पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, सबका मजाक भी उड़ाते हैं। मैं समझता हूँ उनके लिए एक फेज है, वो उस फेज से निकल जाते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही था शुरुआत के दिनों में, मैं भी जरा एक्सट्रीम हुआ करता था, जिसको मैं मिलिटेंट एथीज्म कहता हूँ। मिलिटेंट एथीज्म यानी कि हद से ज्यादा गुजर जाना, जिस तरह आपका भी टॉपिक है। तो उनके लिए तो चलो फेज होता है, वो मेरे ख्याल से लोग समझदार हो जाते हैं, वो निकल आते हैं। जहां तक गालिब साहब की बात है, तो वो तो एक उनको तो काफी टाइम हो चुका है इस बात में। तो मैं समझता हूँ कि जरा टॉलरेंस की हमें जरूरत है, क्योंकि आप इस बात को डिनाई नहीं कर सके कि दुनिया में ज्यादातर तो लोग जो है वो धार्मिक ही हैं, वो रिलीजियस हैं। अब मैंने वर्ड सही यूज किया है ना, धार्मिक का, क्योंकि मुझे इतनी हिंदी नहीं आती। ठीक है, थैंक यू। तो ज्यादा लोग तो रिलीजियस ही हैं आपके आसपास, हर फैमिली में, चाहे आपकी फैमिली कितनी भी लिबरल हो, आपकी फैमिली में दो चार बंदे तो रिलीजियस होते हैं, जो मजहब को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं। तो उनके साथ भी आपने रिलेशंस अच्छे रखने, क्योंकि जिंदगी का मकसद क्या है कि लोगों के साथ हंसी खुशी रहना। मकसद तो यही है ना जिंदगी का। तो अगर आपने अपनी अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, या आपने अगर अपनी रिलेशंस खराब करनी है उनके साथ ही आपका नहीं बनता, तो जिंदगी का मकसद फिर क्या बना आप? तो टॉलरेंस एक होनी चाहिए। और जो है जरा लोगों को बर्दाश्त करें, लोगों को कहने का हक है, वो जिस तरह सोचते हैं। जहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, तो आप भी किसी को ज्यादा छेड़े मत। मैं तो यही कहूंगा यंग जनरेशन को, जितने भी लोग हैं, मैं भी इस चीज से निकल चुका हूँ, तभी मैं आपको कह रहा हूँ। मैं अभी किसी पे कोई कोई इस तरह से बिला वजह की बात मैं भी नहीं करता, और ना ही मुझे कोई तंग करता है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोग मुझे एग्नोस्टिक होके भी, मुझे मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है, सब लोग जो भी है। तो ये तभी होता है जब आप भी जो है जरा लिमिट में रह के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए चलते हो। तो ये जरूरी है, आप में टॉलरेंस होनी चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे आर भाई हैं इनको मैं बता दूं कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कीजिए प्लीज, आपसे बात करनी है हमें। अच्छा एजे सर, वो एक आप सेकंड, कमेंट में मेरे दे यहाँ पे देना। थोड़ा शोर है। पता नहीं, यहाँ पर ये मैं पहली बार मोबाइल से कर रहा हूँ, तो कहाँ पर पेस्ट करें उसको? अब मैंने तो की नहीं, मुझे भी नहीं पता कैसे होता है। नहीं, लैपटॉप से तो मैं कर देता, लेकिन मोबाइल से थोड़ा अच्छा मैं अच्छा चेक अच्छा कर रहा अच्छा। हूँ। ठीक है, लोग वो डिस्क्रिप्शन से आ सकते इसलिए हैं मैंने देख। डिस्क्रिप्शन में इसीलिए डाला था मैंने शुरू में ही, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अच्छा सर, जी। ये बताइए कि
जैसे कि आपने अभी खुद कहा कि मेजोरिटी है वो अभी रिलीजियस ही है, अब ये बात तो सच है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो क्या बंदा एग्नोस्टिज्म में रहकर थोड़ा बेहतर कर सकता है, या फिर एथियस्ट बनकर इस सोसाइटी में बेहतर कर सकता है? देखिए यादव जी, मैं समझता हूँ बंदा एग्नोस्टिक हो या एथीस्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो आपके बिलीफ पे है। आप एग्नोस्टिक हो या आप एथियस्ट हो, वो आपका बिलीफ है कि आपने ये पोजीशन क्यों ली है। आप ये समझते हो कि गॉड है या नहीं है, वो आपका अपना मसला है, वो आपका बिलीफ है। उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप दूसरों के साथ कैसा चलते हो। मैं समझता हूँ कि चाहे आप एग्नोस्टिक हो या एथियस्ट हो, लोगों में आपसे उठना बैठना आपका होता है, आपने उनके साथ चलना होता है दुनिया में। तो एक आप में टॉलरेंस होनी चाहिए। वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्नोस्टिक हो एथियस्ट हो। मजे की बात है कि पहले भी मैं खुद को एथियस्ट ही कहता था, लेकिन अब मैं खुद को एग्नोस्टिक कहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी एक ये पोजीशन जरा चेंज हो गई है। मैं इस तरह का कोई दावा नहीं कर सकता। तो जी हाँ, तो मैं समझता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्नोस्टिक हो या एथियस्ट हो, या आप इवन आप रिलीजियस बंदे हो। हम में एक दूसरे से बात करने का ढंग होना चाहिए। खुशी हंसी खुशी रहना चाहिए सबके साथ। तो जरा सबको चाहिए कि टॉलरेंस दें, और जो रिलीजियस लोग होते हैं उनको भी चाहिए कि अगर कोई आपके धर्म को नहीं मानता तो आप भी उनकी भी बात को माने। उनको भी अपनी सोच का हक है। ओके, सही है सर। हम्म। अच्छा, जी। दूसरा एक तरीका अपनाया था अभी महली जी ने, कि जब उनको वो रसूल साहब एक प्रकार से हरेस कर रहे थे या उनके ऊपर बार बार डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि मैं मोहम्मद साहब को टारगेट करूंगी बदले में। तो इसको आप कैसे मानते हैं? क्या ये तरीका ठीक था या थोड़ा ज्यादा हो गया? देखें जी, इस पे जरा कमेंट करना है तो मुश्किल, क्योंकि देखें कनाडा में रहकर कोई किसी पे भी बात कर सकता है, वहां तो आज़ादी है इस हम्म। बात की। अब एक बंदा, हम कह नहीं सकते कि किसी बंदे ने ये रिएक्शन क्यों दिया है, उसको कितना हरास किया गया था, उसको कितना तंग किया गया था, हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते। वो वही बंदा जानता है कि वो इस बात से कितना तंग आकर उसने ये रिएक्शन दिया है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें पर हमें देखना चाहिए कि ये बात शुरू क्यों हुई थी। और जी जहाँ जी। तक बात है उन उन स्ट्रीम्स की, तो मैं भी उन स्ट्रीम्स में जाता हूँ, वहाँ पे भी बात करता हूँ। तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं यहाँ पे। मैं वैसे ही नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। उन्होंने आके जी मालिश को कहा था कि आप जो है जरा हाथ हल्का रखें, और आप हमारे रिलीजन पे जो है बात ना करें, और बाकी हम रसूल जी को समझा देंगे। ये सारी बातें आजकल हो रही हैं। तो उस पे मैं स्ट्रीम में गया था, बल्कि ये शायद कल की स्ट्रीम है। तो उस पे मैं भी गया था और मैंने जाके कहा था कि हमारे दोस्त जो आपको रिक्वेस्ट करके गए, मैं उनकी बात से एग्री नहीं करता कि आप ये देखें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कौन किसको तंग कर रहा है, या कौन कौन तंग हो रहा है। तो आप उस बात को देखें। आप ये ना कहें आप दूसरे को कि आप ये इस तरह का रिएक्शन ना दें, उस तरह का रिएक्शन ना दें। एक बंदा जो रिलीजन में बिलीव नहीं करता और फिर कनाडा में रह रहा है, कोई इलीगल काम वो नहीं कर रहा, उनको वहां पे बोलने की आजादी है। तो आप उनको मना नहीं कर सकते। आप, मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड नहीं था, ये मैंने उधर भी बात रखी थी। तो बात को आप रूट कॉज को खत्म करेंगे तो वो प्रॉब्लम रिएक्शन वहीं से खत्म हो जाएगा। एक एग्नोस्टिक एथियस्ट बंदा इतना रिएक्शन क्यों देता है, ये प्रॉब्लम आता ही क्यों है? क्योंकि उसको तंग किया गया था। धार्मिक लोग जो थे, रिलीजियस लोग जो थे, वो उन्होंने उनका एक तरह से कभी कभार होता है कि जीना हराम कर देते हैं। उनको अपने हुकूक नहीं मिलते, उनको बोलने का हक नहीं दिया जाता, या वो किसी को तंग भी नहीं करते। एग्नोस्टिक बंदे अपने काम से काम भी रखते हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं वो आके आपको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। अब हर किसी की अपनी लाइफ है। तो वो रिएक्शन जो था, वो हम कह नहीं सकते कि वो उनको रिएक्शन ठीक था या गलत था। उनकी अपनी मर्जी थी, उनका अपना रिएक्शन था। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो वो इस बात को तो आप भी मानो कि उनका हक था कि वो कैसे भी रिएक्शन दें। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो वहां पे कानून मौजूद है। जी जी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा, तो जब इस मामले में महलीज ने कहा कि इंडिया वालों को कुछ करना चाहिए, तो मैंने बात की थी हैदराबाद की, वो जो वुमेन सीआईडी ब्रांच है उसमें, ये शुक्रवार को मैंने बात की थी। तो उन्होंने मुझे इस पूरे मामले की कुछ मोटी मोटी बातें पूछी और मैंने बताई उसको।
फिर उसने मुझे कुछ चीजें कही कि आप इस चीज का पता लगाओ, ताकि मैं पता कर सोच इस नतीजे पर पहुंच सकूं कि ये हरेसमेंट किस लेवल की है और क्या हो सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सोमवार को कॉल करना, क्योंकि वीकेंड आ गया है अब, सैटरडे और संडे को तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब कल है वो सोमवार, तो कल मुझे और आज मैंने देखा कि कुछ बदलाव आया है इधर भी, रसूल साहब की तरफ। तो आपको क्या लगता है, मुझे कल वो कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं थोड़ा पसोपेश में हूँ। देखिए जी, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। अब आपकी उनसे बात हुई है, वो आप जानते हैं कि क्या बात हुई, और आपने कोई ऐसी कमिटमेंट की है बात करने की, तो आप बेशक कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनकी बात है रसूल जी की, तो मैं समझता हूँ अब वो इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारे वहीं बैठे होते हैं और हमने उनको बड़ा समझाया। मैं तो ज्यादा कम ही जाता हूँ आजकल, लेकिन बाकी वहाँ पे जो दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने उनको भला मना किया था, उन्होंने खुद भी फैसला ले लिया है कि अब वो ऐसी कोई बात नहीं हम्म। करेंगे। तो आप देखें आप क्या फैसला कहते हैं, और वो मालिश मैडम जो हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं, वो तो आप ही जाने, आपका काम है। आई डोंट नो, मैं क्या उस पर कमेंट करूं। मैलिज मैडम ने तो ये कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं अपना टाइम और किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप इस बात पर कोई एक्शन करवा सकते हो तो करवा दो। लेकिन एक दूसरी तरफ वो ये भी बोलती हैं कि उसके बच्चे हैं, तो बच्चों का असर नहीं आना चाहिए। अब अगर ये किसी तरह का एक्शन लेती है वुमेन ब्रांच, वो जो भूमिका है वो, तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा बच्चों को सर असर तो आएगा, क्योंकि वही रोटी कमा कर खिलाता है इनको, चाहे कैसे भी कमा के खिलाता हो। हम्म। तो दोनों चीज देखनी पड़ती है। तो जो आज का मैंने बदलाव देखा, तो मुझे उम्मीद बधी है कि नहीं, मैं मामला हाँ, थोड़ा, जी जी, मैं कि मैं ये मामला कह रहा था समझ कि, जाए। जी जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अ, वो भी देखेंगी, अब वेट करेंगी एक दो स्ट्रीम के बाद, फिर होती है नहीं होती इस टॉपिक पे। तो फिर मेरे ख्याल से वो दिल की बड़ी अच्छी है, दिल की उनका बड़ा दिल साफ है, दिल की बहुत बड़ी है वो। हम्म। मतलब उन बिल्कुल। लोगों को भी वो अपने स्ट्रीम पे बुलाती हैं जिन्होंने उनके पीठ पीछे उनके लिए बहुत बुरा बोला है, बहुत बुरा बोला है। वो फिर भी उनको सेकंड चांस देती हैं, तीसरी दफा भी बुलाती हैं, चौथी दफा भी बुलाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जरा अभी इस बारे में देखेंगी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं सजेशन दूंगा दोनों को। पहले तो मैं रसूल साहब को ही कहूंगा कि आप बड़ी मेहरबानी से आप इन पे इस टॉपिक को क्लोज कर दें, ताकि आपके बच्चों का बात है, हम तो आपके बच्चों का ज़रा हमें वो रहता है कि उनका ख्याल हम चाहते हैं कि वो उनको कोई मुश्किल ना आए। तो मैं समझता हूँ अभी ये मामला खत्म हो जाएगा, तो बेहतर है कि ऐसा कुछ मसला ना हो किसी के लिए। हम्म। क्योंकि वो जो थी भूमिका प्रसाद, उसने कहा था कि आप इसकी पूरी प्रोफाइलिंग बना लो मुझे पॉइंट टू पॉइंट, कि इन्होंने क्या क्या बोला है। और वो जो वीडियो लिंक आप मुझे दो, उस पे मार्किंग दे दो कि इस टाइम पे ये बोला है, इस टाइम पे ये बोला है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि वो टाइम स्टैम्प लगाने पड़ेंगे, फिर उनको लिंक देना पड़ेगा। फिर वो कह रही थी हम इस पर कंसिडर करेंगे क्या एक्शन लेते हैं, और आपसे चर्चा भी करेंगे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो फिर जब वो देखें मेहनत करेंगे तो फिर वो एक्शन भी लेंगे, और उसका सीधा प्रभाव रसूल साहब की जिंदगी पे आएगा, बच्चों पे भी आएगा। और हम सब जानते हैं कि रसूल साहब पर ही डिपेंड है वो सारे बच्चे, क्योंकि इंडिया की ऐसी सोसाइटी है नहीं कि रसूल साहब किसी कारण से अवेलेबल हो जाएं तो कोई दूसरा आकर बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेगा अच्छे तरह हम्म, से। ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है नहीं इस वक्त। तो अगर इंडिया की सोसाइटी में आज की तारीख में बच्चों को सबसे बेहतर तरीके से कोई पाल सकता है, तो वो उसका माँ या बाप ही पाल सकती है। तो ये बात दोनों तरफ देखकर, मतलब थोड़े पसोपेश में पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। क्योंकि फिर मैं मेहनत भी करूँ, तो आपको पता है टाइम स्टैम्प वगैरह निकालने में और ये करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस ये पसोपेश है मेरी थोड़ी सी। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आपने पूछा है तो पहले आप एक दफ़ा उनसे बात कर लें। वो जो महिला हैं, मैडम हैं, उनसे एक दफ़ा बात कर लें, फिर वो देखें अगर उनकी मर्जी, अगर वो चाहती हैं ये काम हो और वो अभी भी महसूस करती हैं ऐसा कोई, तो पहले तो आप इस बात को कंफर्म कर लें। उसके बाद फिर आप ये देखें कि अगर ऐसा कोई, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। पहले तो आप ये देखें कि किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, कुछ होगा भी या नहीं होगा। जहाँ तक मुझे आपको भी पता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। हम पहले वहाँ पे आया करते थे, 2-3 महीने पुरानी बात है जब आप वहाँ पे आते थे।
हमने एक दो दफा बात की थी, तो मैं मुझे वही अंदाजा हो गया था। आपको तो मुझसे बहुत ज्यादा पता है उनके बारे में। तो आप जानते हैं उनको जरा अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिली हुई है, और इतनी बार चैनल गया है फिर आ जाता है। तो कोई ना कोई बात तो है पीछे, जो भी है उस पे हमें, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन पहले आप देख लें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप मेहनत करें, टाइम उस पे लगाएं, कुछ कुछ हो भी ना तो मैं तो यही कहूंगा कि जरा रुक जाएं, अभी देख लें, कंफर्म पहले आप देख लें इस बात को। आगे ऐसा कुछ होता है अच्छा। या नहीं होता, मैं समझता हूँ अब नहीं होगा, अब ये टॉपिक क्लोज हो चुका है। अच्छा, इसमें एक दूसरा जो नजरिया है वो ये है कि अगर कोई स्कैंडल होता है तो वो तो फिर रसूल साहब के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो अगर नैतिक रूप से किसी बात से समझकर वो ये चीजें बंद कर दें तो बेहतर है, क्योंकि स्कैंडल की तरफ जाने के लिए तो वो तैयार बैठे हैं, आपको पता है। तो मैं उस नजरिए से देखता हूँ कि इनको प्रोटेक्शन करवाएंगे तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये उस चीज को और एग्जरेट करेंगे और उछालेंगे, क्योंकि इनको स्कैंडल चाहिए। आप ओवरऑल देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेवकूफ मुझे नहीं है। अंदाजा है। उन हाँ, उनको पता है इस चीज के क्या नतीजे सामने आएंगे। तो मुझे नहीं लगता रसूल साहब को स्कैंडल से कोई डर लगेगा, बल्कि वो तो ज्यादा और उछालेंगे। तो कहीं हम चाहें तो ये कि ये रायता सिमट जाए और फिर ये एक्शन करवा कर कहीं रायते को ज्यादा ना फैला दे। ये बात भी सोचनी पड़ रही है मुझे। हाँ, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। उन पे वैसे ही वो खुद अपने केसेस, जो अपनी इनको जो वीडियोस हैं वो अपनी स्ट्रीम में खुद चलाते हैं। वो खुद दिखा रहे होते हैं कि मेरे पे कौन से केस चले थे, और किस तरह उनको अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन। वो तो खुद दिखाते हैं, तो उनको हाँ। इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और ये तो मेरे ख्याल से उससे जरा कम ही इशू है, हैरेसमेंट का। हम्म। शायद वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा इशू हो सकता था, लेकिन वो तो इंडिया में हम्म। मौजूद है, और एक चीज हुई भी ऑनलाइन है। तो मैं नहीं समझता उनको इससे कोई भी फर्क पड़ता है। वो तो कह भी रहे थे कि जो करना है कर लो। तो लेकिन उसके बावजूद अब वो, मैं समझता हूँ वो समझ गए हैं। और बड़ी अच्छी बात है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे कि अब जरा वो मान गए इस बात को। अब इस टॉपिक को क्लोज हो जाना चाहिए। तो जहां तक स्कैंडल की बात है, तो मैं नहीं समझता उनको कोई फर्क पड़ता है इस बात से। बिल्कुल, ये इसी नतीजे पे मैं पहुंचा था कि रसूल साहब को स्कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके उलट वो तो हेडलाइन, किसी पेपर की हेडलाइन में आने के लिए खुद स्कैंडल करवाने के लिए राजी रहेंगे। तो वो जो तरीका है वो भी 100% कारगर नहीं होगा, मेहनत करने के बावजूद भी। और जिस हम्म। चीज को हम दबाना चाहते हैं हो सकता है वो ज्यादा उछल हो जाए। तो हम्म। जो जिस तरह से हम्म। सभी लोग उनको समझा रहे थे और उन पर जो नैतिक दबाव, अखलाकी दबाव डाल रहे थे, वो ज्यादा बेटर हम्म। था। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो तरीका काम कर गया, और नहीं भी किया है तो हम्म। यही उम्मीद है कि वो कर जाए। और हम्म। अच्छा सर, ये जो आर साहब हैं, सर आप आओ ना, आपसे बात करनी। कमेंट में आर साहब बहुत बातें करते हैं, तो अगर आप लाइव आ जाते तो हम आपके बारे में जानना चाहते, जरूर जानना चाहते। अच्छा। हाँ, तो और साहब से बात होती रहती है दूसरी स्ट्रीमों पर। और बड़े अच्छे हाँ। अच्छे अच्छे शख्स हैं, जो भी हैं, ज्यादा तो नहीं जानता मैं भी। वो कह रहे थे मैं आऊंगा कुछ दिन में मैं स्ट्रीम ज्वाइन करूंगा अपना। हम्म। बात करूंगा आके ऊपर। तो जब अब बात ऐसी देखें है कब आर आते साहब, हैं। हमारी तो स्ट्रीम छोटी है, तो अब इसका तो हो सकता है आपको बड़ी का इंतजार हो। ऐसा नीचे चेतन शर्मा साहब बोल रहे हैं, लास्ट स्ट्रीम में बात हुई थी, उसको किसी का शेल्टर है। अच्छा चेतन शर्मा साहब, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आओ ना, आप आपसे बात करते हैं फिर। कुछ बताओ हमें भी, हम्म। आप क्या जानते हो इस मामले में। हम्म। अच्छा दूसरा, अब जो अपना एथीज्म वाला जो टॉपिक था। अच्छा। जी जी। तो ये चीजें हमने देखी हैं कि एथियस्ट की पहले जो क्लासिक एथियस्ट होते थे ना, उनकी एक क्लास होती थी, मतलब एक दायरा था शब्दों के चयन का और जवाब देने का। लेकिन जैसे अब एथियस्टों की संख्या बढ़ी है और एथियस्ट, नए नए सोच विचार के लोग एथियस्ट बन रहे हैं, तो एथियस्ट और एग्नोस्टिक ने भी एक तरीका अपना लिया है कि जैसा मुंह वैसी चपेट। ठीक है। तो हम्म। मतलब वो गालियां भी यूज कर लेते हैं, और अब वो मतलब हर वो चीज यूज कर लेते हैं जो हम कह सकते हैं, कोई बंदा जो जिसको हम पिछड़ा हुआ माने, या फिर कोई अंधी तकलीद करने वाला बंदा हो, वो करता है ना किसी की तकलीद में बैड वर्ड यूज और सारी लिमिट क्रॉस। तो जो हमारे नए एथियस्ट भाई हैं, ये भी आजकल जैसा मुंह वैसी चपेड़ वाला तरीका अपनाते हैं। क्या आपको लगता है कि एथियस्ट को क्लास मेंटेन रखनी चाहिए, या फिर ये तरीका ठीक है?
देखिए, सोसाइटीज चेंज होती रहती हैं, हम सोशल बीइंग्स हैं। पहले कुछ होता है, आगे फिर कुछ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से आप 40-50 ईयर्स पहले चले जाएं तो हम्म। तब इतनी वो एक्सट्रीमिज्म नहीं थी दुनिया में। इवन आप मुस्लिम कंट्रीज को भी ले लें तो वो बड़े लिबरल, आज के दौर के हिसाब से बड़े लिबरल लगते थे। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इस हम्म। तरह के काफी मुल्क जो थे। तो ये चेंज आता रहता है। जहां तक एथियज्म की बात है तो आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जो होते थे एथियस्ट, जिसे मेरे ख्याल से क्लासिकल एथियज्म कहा जाता है, या जो पिछले दौर के एथियस्ट हुआ करते थे, उनकी जरा राय इंटेलेक्चुअल हुआ करती थी। वो स्टडी करके, डिबेट्स करके, इस चीज को समझ के फिर आते थे वो एथियज्म की तरफ। आज का जो दौर है वो जरा चेंज हो चुका है। आज को जिसे वो न्यू एथियज्म कहा जाता है, आजकल के जो एक नए किस्म के लोग आ रहे हैं, शायद हम भी उसमें शामिल हों, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही कि चीज़ों को समझ के, अच्छी तरह से जो है समझ के, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वाला माहौल नहीं रहा। आप सही कह रहे हैं। आजकल, क्योंकि अब जरा सोसाइटी चेंज हो चुकी है, अब 21st सेंचुरी में हम रहते हैं। यहाँ पे आजकल ह्यूमन राइट्स की ज़्यादा बात होती है, सोशल राइट्स की ज़्यादा बात होती है। तो एक दो पॉइंट ले लिया, वो समझ नहीं आया, एथियस्ट बन गए। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रिलीजन में तो अगर कोई बिलीव करता है तो वो तो ऐसे बिलीव करता है कि सारी चीजें जो है उसमें ठीक होती हैं, अगर स्क्रिप्चर्स की बात की जाए तो ये आपकी बात ठीक है। इस तरह ये है, ये प्रॉब्लम है, ये इसको जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, जैसे कि हमें पता ही है कि एथिज्म और जो भी एग्नोस्टिसिज्म है या जो भी फ्री थिंकर्स हैं, इनकी बुनियाद फ्रीडम ऑफ स्पीच पे टिकी हुई है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते, इस पे हालांकि कुछ जगह पर लिमिट भी है, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त हैं वो चाहते हैं कि इस पे लिमिट ना लगे। तो मैंने महलीज से भी एक दिन एक क्वेश्चन किया था कि किसी जो अनजान पर्सनैलिटी होती है, जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती है, वो अगर फिलोसफी और थ्योरिटिकल ज्ञान के ऊपर अपना एजेंडा पेश करे हजारों लोगों के सामने, तो स्टेट उसको रोकना चाहिए। तो स्टेट को मतलब उसको ये अपना एजेंडा पेश करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप अनोनमस होकर अपने विचार सोसाइटी में इंजेक्ट करते हो, और सोसाइटी उससे प्रभावित होती है, लोगों की जान भी स्टेक पर लगती है। और दूसरा होता है फैक्चुअल ज्ञान। अब जो फैक्चुअल ज्ञान है उसको तो चाहे बंदा अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी को दे रहा हो तो भी कोई टेंशन नहीं, वो तो फैक्ट्स हैं। लेकिन जब बात आती है आइडियोलॉजी और फिलोसफी वगैरह की, तो आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह से लोगों को अनुमति होनी चाहिए अपनी अपना बातें फैलाने की, और लोगों मतलब सोसाइटी को चेंज करने की, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी? उस स्ट्रीम में मैं नीचे कमेंट्स में मौजूद था जब आपने ये सवाल रखा था। मैंने वो हम्म। आपकी स्ट्रीम देखी थी, और सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है। इस पे तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीशंस होते हैं, ये एक डिबेट के बाद, एक डिस्कशन के बाद इसका फैसला हो सकता है। जिस तरह से हमारे सेक्युलर कंट्रीज में लॉज बनते हैं, तो उनकी 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 बेसिस क्या होती है? वो पार्लियामेंट होती है। जो भी कांग्रेस हो गई या पार्लियामेंट हो गई, वहां पर बैठ के पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं। वो हर कोई अपना जो ओपिनियन देता है, उसके बाद जो है चीजों को नैरो डाउन करके एक कंक्लूजन निकाला जाता है। तो इसका भी मेरे ख्याल से तो फैसला एक अच्छी खासी डिबेट के बाद ही हो सकता है। मेरी अपनी राय अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि स्टेट को इस बात का ख्याल रखना होता है कि एक्सट्रीमिज्म ना बढ़े, और राइट विंग हो गई या लेफ्ट विंग हो गई, कोई भी उसमें डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन अगर सोसाइटी में, सोसाइटी का पीस, सोसाइटी का अमन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक एनोनिमस बंदा होकर उस पे एक्शन लेना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस पे तो स्टेट को ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक बात है कि इस तरह का कोई राइट है या नहीं, वो हर कंट्री में मुख्तलिफ है। अब जिस तरह आप देख लें कि काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो ज़रा हेट स्पीच को
कंट्रोल रखते हैं। हेट स्पीच आप नहीं कर सकती, आप किसी मजहब हो गया या कोई ग्रुप हो गया, रेसिज्म हो गई। जहां तक अमेरिका की बात है तो वो हेट स्पीच को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है। हेट स्पीच भी प्रोटेक्टेड है अमेरिका में। हाँ, कुछ चीजें हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, उनको कॉल आउट किया जाता है, लेकिन वो फिर स्टेट पे डिपेंड करता है। हर कंट्री के मुख्तलिफ लॉज हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुली आज़ादी आप नहीं देख सकते एक अनोनिमस बंदे को, क्योंकि उसी से फिर जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन आपने ये भी देखना होगा कि वो कंटेंट क्या है। अगर एक एनोनिमस बंदा, आप इतने चैनल्स यूट्यूब पर मौजूद हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, साइंस पर वीडियोस बनाते हैं, या वो वैसे ही जैसे ट्रिप्स हो गई, ट्रैवल टूर्स हो गए, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। अब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो अनोनिमस है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंटेंट क्या डिलीवर करता है, उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। अगर किसी को भी उससे प्रॉब्लम होती है, किसी की जान को खतरा हो सकता है, सोसाइटी में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, सोशल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई दंगा फसाद हो सकता है, तो उसको तो कंट्रोल करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, जो हमारे आर साहब हैं वो तो क्रिसमस पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो बाहर हैं। अच्छा सर, जैसे कि मैं मानता हूँ ये तो ह्यूमन नेचर है कि हम किसी से बात करते हैं, किसी से डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तो सामने वाले को जज्बात में बहकर ट्रोल भी करते हैं, और कभी कभी हम उसको गालियां भी निकल जाती हैं मुंह से, और उसका मजाक भी उड़ा देते हैं डिबेट के दौरान। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन क्या हमें किसी भी सोसाइटी का कोई ट्रोल नेम रखना चाहिए? जैसे कि जानबूझकर एक नाम रखना चाहिए जो कि बाकायदा हम टॉपिक्स में, हेडलाइन में डालें, टाइटल में डालें, और उस ट्रोल ट्रोल नेम के लिखने के कारण जो उस सोसाइटी के जो नए बंदे थे, जो शायद लिबरेट हो जाते हमारे विचार सुनकर, लेकिन जब हम हेडलाइन में ही उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो पहले से ही वो प्रीजुडिस का शिकार होकर हमारे बारे में नेगेटिव राय बनाकर आएगा। तो जो हमारे जो जो एथियस्ट कम्युनिटी है, उसमें जो एक वर्ड यूज किया जा रहा है एक कम्युनिटी के लिए, टुन्नी, और वो कोई जज्बात में बहकर भी नहीं किया जा रहा, या किसी डिबेट के दौरान बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने कहा ह्यूमन नेचर है। लेकिन टैग लगाना, क्या ये जस्टिफाई मान सकते हैं आप, या फिर हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए? देखिए, ये मुझे भी इस बात का है, मैंने भी काफी सुना है इस वर्ड को, और शायद मैंने इस्तेमाल भी किया होगा। मैं तो कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैंने भी शायद ये वर्ड इस्तेमाल किया होगा। अब इससे पहले इस तरह के लेबल्स काफी ग्रुप्स पर, काफी लोगों पर लग चुके हैं। मुस्लिम्स में जिहादी जो है वो, मुस्लिम्स को बड़ा जिहादी कहा जाता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम जरा जज करने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, और मैंने ये खुद किया है। मैं इस बात का खुद शिकार हुआ हूँ। और मैं जब से ये यूट्यूब स्ट्रीम्स पर आने लगा हूँ, तो मैंने एक बात नोटिस की है कि मेरी भी एक बहुत बड़ी खामी थी। मैं किसी को बगैर जाने उसकी एक राय कायम कर लेता था कि वो बंदा ऐसा होगा। जबकि मैंने उससे बात करना शुरू की तो मेरी राय बदल गई। काफी ऐसे लोगों के साथ मेरा यूट्यूब पर ही हो चुका है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह पहले पहले से ही किसी को लेबल लगा देना, चाहे वो जिहादी लगाएं, चाहे आप वो टुन्नी लगा दें या कोई और इस तरह का लफ्ज, उससे प्रॉब्लम तो होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी ऐसे मुस्लिम्स होंगे, आप भी जानते होंगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। अब उनका मुस्लिम बैकग्राउंड, उनका फेथ मुस्लिम है, या इवन वो अगर हिंदू हैं, बड़े अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब दूसरे ग्रुप के पास वो जाते हैं तो वो पहले से एक राय कायम कर लेते हैं कि ये तो जिहादी होगा, ये तो टुन्नी होगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। और इस तरह के एक दो ग्रुप मौजूद भी हैं, आप भी उनको जानते हैं, इसी स्ट्रीम्स पर वो आते रहते हैं, और उनकी एक पहले से एक राय बनी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे सिख धर्म के कोई भाई हों, कोई पंजाब से, तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है, चाहे उनका ऐसा ऐसी कोई उनकी सोच हो भी ना हो। काफी हाँ, ऐसे मैं लोग भी हैं जो कई बार इसको, रहने के लिए मैं भी कह देता हूँ। हाँ जी। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये इस पे फिर अगले बंदे से आप बात नहीं कर पाओगे, वो आपको फिर अच्छे से बात नहीं करेगा। वो भी आपके लिए फिर ऐसी ही राय रख देगा, और इससे इससे किसी का फायदा नहीं है। अच्छा, ये जो नई क्रांति आ रही है,
एथियज्म और इनके एथियस्ट लोगों की। तो एक तरीका होता है कि सभी एथियस्ट वगैरह एग्नोस्टिक वगैरह अलग अलग इंडिविजुअली काम करें और अपने अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखें। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपस में एक कम्युनिटी बन जाए और जैसे ग्रुप्स बने भी हुए हैं, तो जो ग्रुप्स के साइड इफेक्ट हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो अगर हम जब लोगों को रिलीजियस कट्टरता से बाहर लाने के लिए तरीका अपनाएं, एथियस्ट और एग्नोस्टिक लोग, तो क्या हमको किसी तरह से ग्रुप बनाकर लोगों को लिबरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर इंडिविजुअली कर रहे थे वो ज्यादा बेहतर था? क्योंकि ग्रुप बने हैं तो उसके बाद उसमें पैसा और बहुत कुछ इन्वॉल्व हुआ है। तो इस बारे में आप क्या थॉट रखना चाहिए? जैसे हम दोनों, आप भी हैं हम भी हैं, शायद हम भी किसी ग्रुप में शामिल होने के लग जाएं कल। तो इंडिविजुअली काम करना चाहिए या फिर ये जो ग्रुप बनते जा रहे हैं ये ठीक है? इस बारे में क्या राय है? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको जी जी, वो समझ में माइक आ गया म्यूट। था मैं क्या पूछ रहा था? जी जी, मैंने सुना है, माइक म्यूट था मेरा। देखिए, जिस तरह से हमें कहने का हक है, हमें सोचने का हक है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट हो गई। इसी तरह एक आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये भी आपका एक बेसिक राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो किसी ग्रुप के साथ लग जाने में भी कोई बुराई तो नहीं है। अगर आपके सोच विचार उस ग्रुप के सेम हैं, आप एक तरह की बात समझते हो, एक तरह की बात करते हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप किसी ग्रुप के साथ रहकर काम करना चाहते हो, आपके काम करने का तरीका एक है, या आप उसमें ग्रुप में सीखोगे भी। आप किसी को कुछ सिखाओगे, आप किसी से कुछ सीखोगे, काम करने का तरीका सीखोगे, उनसे कुछ बातें आप सीखोगे, आप कुछ उनको आप सिखाओगे। तो ग्रुप में रहकर भी काम किया जा सकता है, इंडिविजुअली भी काम किया जा सकता है। और वो हर किसी के बनने का मेरे ख्याल से अपना एक पर्सनल वो प्रेफरेंस है कि वो किस तरह काम करना चाहते हैं। कुछ लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को ग्रुप में रहना पसंद है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप किस तरह काम करते हो, बात यह है कि बात क्या हो रही है। अच्छा, आपने उस नजरिए से तो बता दिया कि इंसान को ये करना चाहिए, आजादी है या नहीं। मैं उस नजरिए से और जानना चाहूंगा कि बदलाव किस तरीके से ज्यादा जल्दी आ सकता है या ज्यादा इफेक्टिवली आ सकता है, इंडिविजुअली काम करके या ग्रुप्स में काम करके? अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो मैं समझता हूँ इंडिविजुअली लोगों ने ज्यादा काम किया, इंडिविजुअल रहकर। क्योंकि ग्रुप में फिर आप हो सकता है किसी से आपकी इतनी जमती ना हो, इतनी बने ना। आपके काम करने का तरीका कुछ है, किसी का काम करने का तरीका कुछ है। और लीडर जो होता है, हर हर किसी का, मुल्क का एक लीडर भी होता है, पॉलिटिकल हो जाए चाहे वो, या अलग तरह के हीरोज भी होते हैं। किसी की कोई आइडियल होता है, किसी का कोई आइडियल राइटर हो सकता है, किसी का कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ इंडिविजुअल जो है एक पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है। अगर अकेले काम किया जाए तो जितना मैंने देखा है कि अकेले बंदे ने ज्यादा काम जो है वो इफेक्ट उससे ज्यादा पड़ता है, जितना मैंने देखा है। अब जितने भी आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर देख लें, काफी लोग अब खुद अब उन्होंने अपने अपने चैनल बनाए हुए हैं। पहले वो साथ हुआ करते थे, अब उसके बाद अब वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अकेले रहकर वो ज्यादा काम कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अकेले रहकर काम करने में जो है वो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, जितना मैंने देखा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर फिलहाल मैं ये समझता हूँ। ओके। अच्छा सर, मैंने 1 घंटे का ही सोच के शुरू किया था, तो अपने पास अब 7 मिनट हो रहे हैं, तो एक लास्ट टॉपिक है उस पर और हम बात करते हैं। अच्छा, वो लास्ट टॉपिक ये है कि जो हमारा एथिज्म है, एग्नोस्टिज्म है, तो क्या हम सिर्फ जो इस्टेब्लिश धर्म हैं आज की तारीख में उनके खिलाफ बातें करें, या फिर हम देखते हैं कि अ, धर्म का मतलब मेरी नजर में यही होता है कि वो बंदा अंधी तकलीद करता है उस धार्मिक लीडर की, जैसे मोहम्मद साहब की, कृष्णा की, राम की, बुद्धा की। लेकिन अब जो इंडिया में एक नया चेंज आया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंधी तकलीद शुरू हुई है, और उनका स्लोगन है जय भीम। मैं कमेंट्स में उन लोगों के साथ कई बार उलझता रहता हूँ। तो मुझे कमेंट्स में उस एक बंदे ने कहा कि जिस बंदे ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी,
उसके बारे में जय भीम कहने से क्या दिक्कत है आपको? तो मैंने हालांकि कमेंट में उसको जवाब भी दिया था कि सेम बात तो फिर मोहम्मद साहब के अनुयायी भी कहते हैं, कृष्णा और राम और इनके अनुयायी भी कहते हैं। तो मेरी नजर में जो शख्सियत परस्ती है वो भी एक नया रिलीजन है, और मैं शख्सियत परस्ती के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपके क्या विचार हैं इस मामले में, ये जय भीम वाले मैटर में, या फिर किसी और की शख्सियत परस्ती? जी, ये भी आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में। आपकी बात वैसे बिल्कुल ठीक है कि एक पर्सनालिटी जो बन जाती है, किसी को आप अंधी तकलीफ जिसकी करते हो, और आप समझते हो कि वो सारे काम वो बंदा जो करता है वो ठीक करता है, तो मजहब में, धर्म में और इस चीज़ में फ़र्क तो नहीं रहेगा फिर। क्योंकि धार्मिक लोग जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम जो हम काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें उसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। अगर चेंज ला सकते हो तो मैं नहीं समझता उसको फिर आप एक कल्ट कह सकते हो। कल्ट वो होता है जिसको आप चेंज ही नहीं करते, जो एक बड़ा सख्ती से जिसको फॉलो किया जाता है। तो ये भी ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है अगर किसी को इस तरह से फॉलो किया जाए कि उसकी सारी बातों को ठीक लिया जाए, और उसमें उसकी अगर वो गलत बात करे तो उस पे भी फिर लोग, ये अक्सर देखा, ये हम बहुत देखते हैं, खासकर आपके और मेरे, हम दोनों के ममालिक में जो कंट्रीज हैं उनमें तो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तो ऐसा ही होता है। वो गलत काम भी कर दे तो उनके सपोर्टर जो है उनको कॉल आउट नहीं करते। तो जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम वाकई है। तो क्या एथियस्ट को उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो किसी शख्सियत परस्ती में लगे हुए हैं? अ, जिस तरह से मैं समझा नहीं। जिस तरह से किस हमारे गालिब साहब हैं, वो जय भीम को सपोर्ट करते हैं आजकल। अच्छा, देखिए वो मतलब किस बात को सपोर्ट करने सपोर्ट से मेरा करते हैं। मतलब है प्रमोट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म, उनको उसको आलोचना करनी ही चाहिए। अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसकी आलोचना मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको प्रमोट मत करो। जो दूसरे बंदे आप पर विश्वास रख रहे हैं उनके जहन में मत डालो कि ये बात सही है, कि आप मोहम्मद और राम को छोड़ दो और भीमराव को फॉलो करो। ये किसी के जहन में मत डालो। जबकि पिछले कुछ महीने से आप देखोगे तो गालिब बहुत ही प्रमोट कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को, जय भीम वाले को। अच्छा, मुझे उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी अगर बात को मान लो, प्रमोट कर। जी। मान लो, नहीं नहीं, वो जी। उनकी किसी विचार को प्रमोट करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी बंदे के आगे आपने जय लगा दिया ना, तो वो अपने आप डोगमेटिक बन गए। जय श्री राम, जय भीम, मतलब आपने दर्जा उसको वही दे दिया ना जो रिलीजन वाले देते हैं। प्रॉब्लम वो है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो हम्म, भीमराव अम्बेडकर के विचार फैलाएं। बिल्कुल उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, फैलाने चाहिए। लेकिन आपने सेम वही लेबल दे दिया तो फिर वो भी डॉगमेटिक बन गया, क्योंकि भीमराव पूरी तरह से परफेक्ट तो था नहीं, उससे भी गलतियां हुई थी बहुत सारी। ठीक है। और बहुत कुछ उसने कहा था, बहुत कुछ उसने चेंज करने को कहा था, बहुत सी उसकी कही हुई चीजें आजकल ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो कहा ही नहीं था बाबा साहेब ने। हम्म, तो जब उसको हम्म, आप जय भीम के लेवल पे ले आते हो, खुद अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हो जय भीम। मान लो मैं आपको कहूं कि एक एथियस्ट ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में रिपीटली कई बार जय भीम लिखकर उसके नीचे अंबेडकर के विचारों को प्रमोट किया है। भूल जाओ वो गालिब है या गुलजार है या हरीश है, क्या उस एथियस्ट का ये करना ठीक है या नहीं? आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल से इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, कि किसी को उस लेवल पर ना लेके जाएं कि फिर उनकी गलतियों को भी आपको मानना पड़े, फिर आपको क्या इतनी भी जिसको शर्म आपने आए जय आप। का दर्जा दे दिया। जी। कल कल को फिर आपको कोई उनकी कोई गलती दिखा दे, कोई उनकी बुरी बात दिखा दे, तो फिर आप उसको डिफेंड करने में लग जाएं। इस लेवल पे तो नहीं जाना चाहिए। और जय लगाकर अगर किसी का नाम लिखते हैं तो शायद ये वही लेवल आ जाता है। बिल्कुल। ये बात ठीक है आपकी। जबकि वो उनकी बात ऐसे लिख सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये कहा था, ऐसे विचार होने चाहिए, वाह क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरे जो सनातनी है उनको चिढ़ाने के लिए वो ये करते हैं। मुझे पता है ये कि दिल से तो जय भीम नहीं मानते,
बेशक उसको ट्रोल करने हम्म, के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हो, लेकिन इस वर्ड को ये लेजिमेट तो कर रहे हैं ना, उसको रिकॉग्नाइज तो कर दिया ना वर्ड को। तो जब मैंने जय भीम के खिलाफ लिखा तो एक बंदे ने जवाब दिया कि आपको प्रॉब्लम क्या है जय भीम से? भीमराव अम्बेडकर साहब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। तो बेसिकली हाँ, भीमराव अम्बेडकर साहब ने लाखों लोगों की जिंदगी बेशक बदली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो जय भीम बन गया। तो फिर जयराम भी, जय श्री राम भी सही है। फिर जी वो जो मोहम्मद साहब को जय बोलते हैं, अरबी में उस पे सलाम भेजते हैं, फिर वो भी बिल्कुल ओके है। और फिर जो हम्म, कादियानी मिर्जा की जय बोलते हैं वो भी ओके है, फिर सारे जस्टिफाई हो गए। हम्म। तो एक एथियस्ट के मुंह से जय भीम को जस्टिफाई करना मेरी नजर में तो गलत है। और ये देखें, एक पर इस पे इस पे मुझे एक बात याद आई कि अगर एथियस्ट है एक बंदा, वो, चले इंसाफ का नाम नहीं ले रहे, अगर किसी और का, फॉर एग्जांपल किसी फेमस एथियस्ट का हम नाम ले लेते हैं, रिचर्ड डॉकिंस को मैं जरा मानता हूँ। मैं रिचर्ड डॉकिंस का जो है, मैं समझता हूँ उसमें उन्होंने, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने काफी, वो बायोलॉजिकल जो है प्रोफेसर है बायोलॉजी के, तो उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी हैं इस हवाले से, एवोल्यूशन को वो बड़े सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं कह दूं जय रिचर्ड डॉकिंस, तो यहाँ पर बात कहाँ जाएगी? मैं उनकी उन बातों पे तो नहीं है, बात जाएगी उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं, या उन्होंने कोई बुरा काम किया होगा, मैं उसकी उसकी तरफ तो इशारा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं इशारा कर रहा हूँ उनके काम के हवाले से, यानी कि मैं अगर जय रिचर्ड डॉकिंस कहता हूँ तो सबके जहन में यही जाएगा कि ये एवोल्यूशन की जो जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है एवोल्यूशन के हवाले से या एथिज्म के हवाले से, उन्होंने जितना काम किया है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से पॉलिटिशियंस की जब बात की जाती है, उनके उनके नाम के साथ अगर जय लगाकर कहा जाए, तो तब भी उस इशारा उसी तरफ जाता है कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं बड़ा नहीं सर, पॉलिटिकल। हाँ। नहीं 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 नहीं, ये जो जय बोली जाती है ना यहाँ के कल्चर में, ये किसी जिंदा आदमी की या फिर पॉलिटिशियन की जय नहीं बोलते। जैसे कि मान लो मैं ये कहूँ नरेंद्र मोदी की जय, ऐसा नारा यहाँ नहीं लगता है सर। जय शब्द उसके लिए लगता है जो रिलीजियस लीडर हो, मतलब रिलीजियस पर्सनैलिटी होती है, जो खुदा की भेजी हुई कोई पर्सनैलिटी होती है, उसके आगे ही लगता है जय वर्ड से। तो भीम साहब के आगे जब ये जय लगाते हैं जय भीम, तो ये इसको बाकायदा एक गॉड का दर्जा देते हैं, या फिर नहीं, गॉड के मैं पैगंबर का। ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि सिर्फ रिलीजियस लोगों के लिए लगाया जाता है। मैंने तो बिल्कुल काफी हाँ मूवीज हाँ में भी हाँ। देखा है कि वो जय तो पॉलिटिशियंस के साथ लगाते हैं, सब और लोगों के नहीं साथ नहीं भी नहीं लगाते हैं। नहीं, वो ऐसे बोलते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, या फिर राहुल गांधी जिंदाबाद। और जैसे कि कहें हाँ बाबा रामदेव की जय, तो जो रिलीजियस भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके आगे जय यूज करते हैं धार्मिक लीडर्स, जिनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, सिर्फ उनके आगे जय यूज होती है। ये जो कादियानी है ये भी उनके गुलाम मोहम्मद कादियानी की जय बोलते हैं। और हमारी जो बाबा जी होते हैं ना, जो मंदिरों में बैठते हैं तपस्या वस्या करते हैं, उनकी जय लगाई जाती है, जयकारा। लेकिन अच्छा, तो किसी किसी मूवी वगैरह में ऐसा आप कहते हैं कि इस्तेमाल नहीं हुआ? जय हम्म, जय जय कोई नाम लेकर इस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी और बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता? नहीं क्योंकि गॉड मैंने के तो सुना है जितना मुझे याद है। गॉड के रिप्रेजेंटेटिव होगा ना कोई बंदा, कोई बाबा जी, किसी भी तरह से हम्म, गॉड को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसी की जय बोली जाती है। हम्म। क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ, नहीं, मुझे पता है सर। और अच्छा। मूवियों में नहीं, भी आपकी बात बिल्कुल कभी ठीक किसी है। ने हम्म। आप वहाँ बोलिए रहते हो, आप बोलिए। ज्यादा जानते हो। वो हम्म, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो अगर उस लेवल पर लेके जाते हैं, अगर, क्योंकि मैं उस तरह से नहीं सोच रहा था जब मैंने कहा ना कि इस बंदे की जय हो, या तो मैं उस सेंस में सोच ही नहीं रहा था जो बात आप बता रहे हो। मैं उस सेंस में नहीं अच्छा सोच रहा अच्छा। था। तो मैं समझता हूँ गालिब कमाल भी जब जय कहते हैं, तो वो उस सेंस में नहीं लेके जा रहे होते कि किसी कल्ट को लेकर या रिलीजियस सेंस में, कि यानी उसकी उनकी बात, सारी बातें जो है वो उनको ठीक कर रहे ये हैं, वैलिड जस्टिफाई पॉइंट कर हो रहे हैं। सकता है, ये वैलिड हाँ, पॉइंट हो वो सकता है कि गालिब शायद ये बात सोच ही नहीं रहा होगा कि हिंदुस्तान में जय शब्द गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए यूज किया जाता है। हाँ एग्जैक्टली। ये उनको बेनिफिट दे सकते हैं हम। हाँ, क्योंकि वो भी इंडिया के तो नहीं है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान से ही है, मैं भी पाकिस्तान से हूँ। तो जो हमारे जहन में जो बना हुआ था जय का, कि यानी आप किसी की अगर तारीफ करनी हो आपको, या किसी को जिंदाबाद कहना हो,
तो उनके लिए जय इस्तेमाल हो सकता है, तो उसी सेंस में वो इस्तेमाल करते हैं जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता था जो आप बता रहे हो। मैं भी जब किसी के लिए जय कहता था तो मैं इस तरह से मेरी भी सोच नहीं होती थी। तो वो डिपेंड करता है बंदा किस सेंस में कह रहा है, वो क्या सोच कर कह रहा है। उस बातों को हाँ जरा जो बिल्कुल। है ना समझने की जरूरत है। वही बात हो गई ना कि हम जरा जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि ये बंदा, इसकी तो सोच ऐसी है, ये तो बंदा ऐसा सोचता है, लेकिन वो हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही है। खैर सर, आपसे बात करके मजा आया और आपके बहुत काफी आप चीजें सीखने को मिली। और हमें बहुत 1 घंटे से शुक्रिया। ज्यादा मैं टाइम भी हो गया। हाँ जी, और हाँ जी, मुझे भी नहीं शायद मैं एक तो काम है। जी जी जी, हाँ मैं ठीक ठीक है, है, मैं आप बोल लेता हूँ, इजाजत फिर मैं। आप क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना, पहले मैं एक बोल लेता हूँ। तो आपके साथ बात करके मजा आया, और हम जरूर किसी नए टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। और अब 1 घंटे से ज्यादा कम कर नहीं सकते, मुझे भी एक काम है। तो फिर हम करेंगे, आप अपने आप को क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए, फिर हम इसको एंड कर देते हैं। जी यादव जी, बिल्कुल, आज बड़ा अच्छा लगा। काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था, कभी आप स्ट्रीम करेंगे तो फिर बैठेंगे। और आज बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। फिर आपसे ज़रूर बात होगी किसी नए टॉपिक पर। तो बहुत शुक्रिया इस बात का। ठीक है सर, तो थैंक्स, और जो जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया था, देखा था, उनको भी थैंक्स। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। और ठीक है जी, थैंक दुआ यू। है सभी के साथ जिंदगी में बेहतर हो। थैंक यू। ओके, इजाज़त।